हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक रहने वाला है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ठीक है, आपके सिलेबस में काफ़ी सारी थ्योरीज दे रखी है, तो वहाँ पे आपने बेंजामिन ब्लूम, एक है ना थिंकर है, एक थ्योरिस्ट है, उनके बारे में आपने सुना होगा है ना, बेंजामिन ब्लूम के बारे में। तो उनकी एक काफ़ी फेमस थ्योरी है जो कि है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना, है ना। तो इन्होंने कुछ वर्गीकरण करके बताया है कुछ चीज़ों का, तो हम उसको समझेंगे कि इनकी टैक्सोनॉमी क्या है, इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसको समझेंगे हम। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। पहले ही बता देती हूँ, ये क्लास जो है वो आपकी 2 पार्ट के अंदर रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहती कि एक ही क्लास में आपके ऊपर पूरा बर्डन रहे, तो इसलिए 2 पार्ट में मैं इस क्लास को डिवाइड कर दूंगी। एक्चुअली इसमें 3 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको साइकोमोटर डोमेन, एक आपको कॉग्निटिव डोमेन देखने को मिलेगा, एक आपको अफेक्टिव डोमेन देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यही सबसे लेंथी डोमेन है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पार्ट 1 में हम करेंगे कॉग्निटिव डोमेन, पार्ट 2 में हम करेंगे अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों 2 पार्ट बनेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, कहाँ से आई है, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप्ड बाय ब्लूम्स इन 1956। तो 1956 में ब्लूम्स ने इसको डेवलप किया था। और ब्लूम्स कौन है, इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन ब्लूम्स है। ठीक है, काफ़ी सारी और थ्योरीज भी आपको इनकी देखने को मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन सच एज एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स या फिर रोट मेमोराइजिंग। क्या बोला है यहाँ पे? ये बोला है कि ब्लूम का वर्गीकरण 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध है। चलो उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डेवलप किया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों बनाई गई थी? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई गई थी हमारे हायर थिंकिंग जो ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब आप बोलोगे मैम ये हायर लेयर है ना, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सी है और लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सी आती है? वो जब हम करेंगे कॉग्निटिव डोमेन, तो इसमें हम लोअर, ये जो नॉलेज वाला जो लेवल है, यहाँ से लेके हम जाएंगे इस इवेल्युएशन वाले पॉइंट तक। ये जो इवेल्युएशन है ये सबसे हायर लेवल है आपका, आपकी थिंकिंग का, आपके दिमाग का। ठीक है, और जो नॉलेज है ये आपका सबसे लोअर, सबसे लोवेस्ट लेवल है। तो लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक हम किस प्रकार से एक बच्चे को ले जा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर जो है इस टैक्सोनॉमी के माध्यम से ब्लूम्स ने बताया है, बेंजामिन ब्लूम्स ने बताया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि ये जो ब्लूम्स है ना, इन्होंने क्या करा है, इस डोमेन को 3 भागों में डिवाइड करा है। ये जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, इसको 3 भागों में डिवाइड करा है। अब इसकी मैं छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या हुआ था, गांधी जी ने भी एक बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि हमको बच्चे का 3H जो है उसको डेवलप करना है, और इसी 3H फॉर्मूले के ऊपर ही बेंजामिन ब्लूम ने अपनी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है। अब ये 3H फॉर्मूला क्या है? 3H फॉर्मूला है हेड, ठीक है, हार्ट और हैंड। अब 3H हो गए, हेड, हार्ट और हैंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गांधी जी ने कहा था कि एक बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो हमको उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हमने उसको किताब के सामने बिठा दिया, किताबें पढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ रट्टू तोता बना रहे हैं और किताबी ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, किताब से बाहर भी एक दुनिया है। ठीक है, तो हमको उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका करना है, हमको उसको है ना, मतलब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल राउंडर हमको उसको बनाना है बच्चे को। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कहा था कि हमको बच्चे का हेड जो है, हेड से मतलब क्या है मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। एक इसको मैं लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। उन्होंने कहा था कि हेड से मतलब क्या है? हेड से उनका मतलब था ब्रेन। भाई हेड मतलब ब्रेन, आपका जो दिमाग है, और दिमाग मतलब आपकी जो दिमागी जो नॉलेज है वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था एक तो हेड, हेड मतलब आपका ब्रेन हो जाएगा, हमको बच्चे का ब्रेन डेवलप करना है जब वो पढ़ रहा है उस टाइम पे। एक था हार्ट, हार्ट मतलब हार्ट में क्या होते हैं? इमोशंस, भावनाएं होती है ना, तो यानी कि इमोशंस, हार्ट एक है। हार्ट, हमको बच्चे के अंदर भावनाओं का भी विकास करना है, भावनाएं भी जगानी है। ठीक है,
रोबोट नहीं बनाना है कि उसमें कोई भावनाएं ही नहीं, उसके अंदर हमको इमोशंस का भी डेवलपमेंट करना है। और एक है आपका हैंड से उनका क्या मतलब था, स्किल्स, कौशल का ज्ञान देना है हमको बच्चों को, है ना। तो हैंड से उनका मतलब था स्किल्स, हमको कुछ एक्टिविटीज बच्चे को सिखानी है, फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे को सिखानी है, कौशल का ज्ञान उसको देना है ताकि वो कुछ ना कुछ स्किल्स सीख के अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो ये तीनों आप अगर चीज़ें सिखाओगे एक बच्चे को और एक बच्चे के अंदर ये तीनों ही एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा, बच्चे का क्या होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझा देती हूँ, 3H फॉर्मूला गांधी जी ने बताया था और वो 3H फॉर्मूला पे ही ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी ने ये तीनों चीज़ों के बारे में बातें करी है। क्या है, एक है आपका हेड यानी कि आपका ब्रेन, बच्चे का ब्रेन का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट करना है। एक है आपका हार्ट, आपके इमोशंस, हार्ट से उनका मतलब था इमोशंस, आपकी भावनाएं। और एक था आपका हैंड से उनका मतलब था आपकी स्किल्स, आपके अंदर कौशल का विकास करना है, बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना है, ठीक है। अब ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, अब ये विकास और ये सब करेगा कौन, टीचर ही तो करेगा बच्चे का, क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है। पूरे 6-7 घंटे हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, तो टीचर ही बच्चे के साथ में रहता है। तो ये सारा विकास करने में कौन हेल्प करेगा, टीचर ही हेल्प करेगा। तो ये करने का काम किसका है, टीचर का काम है कि वो बच्चे के अंदर ये ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, उसके अंदर हेड, हार्ट, हैंड का डेवलपमेंट करे, जिससे उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। और यही 3 चीज़ों का है ना इस्तेमाल करा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, जहाँ पे उन्होंने हेड जो है आपका ब्रेन जो है उसको नाम दिया है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, आपका संज्ञानात्मक डोमेन है, जो कि आपकी बुद्धि को डिनोट करता है कि भी बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। एक है आपका अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन आपकी भावनाओं, आपकी जो हार्ट है ना, दूसरा एच, उसको दर्शाता है कि भी बच्चे के अंदर हमको इमोशंस या फिर भावनाएं कैसे है ना डेवलप करनी है, ठीक है। थर्ड आता है आपका एच, हैंड मतलब एक्टिविटीज, उसको किस तरीके से हमको कौशल का ज्ञान देना है, तो उसको ब्लूम्स ने कहा है साइकोमोटर डोमेन। तो 3 डोमेन्स की बात करी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों डोमेन्स में हमको बच्चे को किस तरीके से डेवलप करना है उसके चरण बताए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे ही चरणों को आराम से इजीली कवर करते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही डोमेन्स आपके जरूरी है, लेकिन फिर भी आप अगर पूछोगे कि मैम तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, तो कॉग्निटिव डोमेन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ये इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूरी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पे है ना थ्योरी पार्ट दे रखा है, उसको रीड कर लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा है कि Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical model which is used to classify educational learning objectives into level of complexity and specificity. The model were named after Benjamin Bloom, who carried the committee of educators that revised the taxonomy. 3 lists cover the learning objective in cognitive, affective and psychomotor domain. अब क्या हुआ था, एक कमेटी बैठी थी, एजुकेशन है ना, जितने भी आपके एजुकेशनल लिस्ट है या फिर जो आपके एजुकेटर्स हैं उनकी एक कमेटी बैठी थी, और उस कमेटी के चेयरमैन थे। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि आप अगर कोई भी कमेटी, कोई भी आप है ना संस्था के बारे में देखोगे तो उसके जो चेयरमैन होते हैं उसके नाम पे ही उस संस्था का नाम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एजुकेटर्स की कमेटी बैठी थी, उस एजुकेटर की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे आपके बेंजामिन ब्लूम, और इसलिए इनके नाम पे ही इस टैक्सोनॉमी का नाम हो गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ कि ब्लूम का वर्गीकरण 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध है, जिस मॉडल का उपयोग शैक्षिक है ना अधिगम उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तर पर वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इस मॉडल का नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया था। उन्होंने वर्गीकरण को तैयार करने वाले शिक्षकों की समिति की अध्यक्षता की थी, वो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे उस पूरी कमेटी के, ठीक है। 3 सूचियां संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक डोमेन में अधिगम उद्देश्यों को शामिल कर रहा है, ठीक है। उन्होंने 3 वर्गीकरण बताए हैं, जिसमें आए हैं आपके एक तो संज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, एक भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन, एक मनोप्रेरक यानी कि आपका साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में बात करी है, ठीक है। ये इतना इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं बिना देरी करे हुए आपके संज्ञानात्मक डोमेन, आपके कॉग्निटिव डोमेन की तरफ, ठीक है। मैंने बता दिया कॉग्निटिव वर्ड जहां भी देख लो ना,
तो समझ जाना आपकी बुद्धि, आपके दिमाग की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। अब कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डोमेन कि हमको बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास किस प्रकार से करना है। तो ये जो थ्योरी पार्ट है इसको तो आप बाद में पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगी। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी में वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैं आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो बिना रीड करे ही मैं आपको इजीली सारा कुछ आसानी से समझा दूंगी ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे 6 चरणों के बारे में बात करी है। जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, उस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इन्होंने 6 जो आपके स्टेप्स हैं, ये हमको बच्चे की बुद्धि का डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है, वो 6 चरण इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चरण क्या बताया है? नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान मतलब ब्लूम्स कहते हैं कि किसी भी चीज को बच्चे को सबसे पहले उसका ज्ञान दो। कुछ भी चीज अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हो तो आप पहले उसका ज्ञान बच्चे को दो। बच्चा अगर छोटा है अभी, ठीक है, तो आप अगर उसको ए फॉर एप्पल या फिर APPLE एप्पल सिखाना चाहते हो तो पहले आप उसको एप्पल का ज्ञान दो। ज्ञान से मतलब है कि आप उसको अवेयर कराओ, जागरूक कराओ उस चीज को लेकर। अब अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि एप्पल जैसी भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में, लाल कलर का कोई एप्पल होता है जो फ्रूट होता है, हम खा सकते हैं उसको, ऐसा अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो क्या मैं उस एप्पल के बारे में पढ़ने की, जानने की कोशिश करूंगी? नहीं करूंगी ना। सबसे पहले मेरे को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कोई चीज़ के बारे में पता होगा तब मैं फिर आगे जाके उसके ऊपर जांच पड़ताल करने की या फिर जानने की, समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हो तो पहले आप बच्चे को क्या करो, उस चीज़ का ज्ञान दो, उस चीज़ की नॉलेज दो। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हो कुछ, तो आप सबसे पहले उसको उस चीज़ के बारे में बताओ। अगर आप APPLE एप्पल सिखाना चाहते हो तो उसको बताओ कि एप्पल जैसा भी कोई चीज़ होती है, रेड कलर का एप्पल होता है, एक फ्रूट होता है, उसको हम खा सकते हैं। तो उसका ज्ञान दो सबसे पहले बच्चे को, ठीक है। अभी मैं पूरे 6 स्टेप्स को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले एक एक चरणों को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा चरण क्या बताया? कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ। इसको हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्रीहेंशन भी बोल सकते हो। दोनों ही वर्ड आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने? अब ब्लूम्स ने कहा कि हमने बच्चे को ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान के बाद में अभी तक बच्चा छोटा है, उसके पास में इतना दिमाग नहीं है, दिमाग का ही तो विकास कर रहे हैं हम, तो अभी उसके पास में इतना दिमाग नहीं है, इतना दिमाग का विकास नहीं हुआ है कि जो आपने उस चीज़ के बारे में उस बच्चे को बताया है वो उसको तुरंत समझ भी ले, याद भी कर ले। नहीं, अभी आपको सिर्फ उसको वो चीज़ के बारे में बताना है, सिर्फ उसका ज्ञान देना है, उसको जागरूक करना है, उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस देनी है। अब अवेयरनेस दे दी, ज्ञान दे दिया। अब दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरा चरण है आपका समझ का स्तर यानी कि कॉम्प्रीहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? समझ। अब बच्चे को ज्ञान दे दिया उस चीज के बारे में, अब बच्चे को समझाओ कि वो चीज है क्या। अब बच्चे को बताओ कि ये एक एप्पल होता है, इसको हम खा सकते हैं, ये एक फ्रूट होता है, ये एक रेड कलर का होता है, इससे इतनी सारी है ना अच्छी अच्छी एनर्जीज आपको बॉडी में मिलती है, इतने सारे आपके जो भी मिनरल्स हैं वो फुलफिल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, ठीक है। ये ऐसे पेड़ के ऊपर लगता है, ये कहाँ पे कौन से स्टेट में लगते हैं। अब उसको वो चीज़ के बारे में समझाओ, क्योंकि अब उसको ज्ञान मिल गया, अब वो समझ भी सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो दूसरा चरण आता है आपका समझ का स्तर, जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण क्या कहता है आपका? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है? एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करना किसी चीज़ को। बोलते हैं ना कि भाई आप इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करो, ठीक है, उसको लागू करो। अप्लाई यानी कि लागू करना सिंपल भाषा में। तो अप्लाई, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अनुप्रयोग का मतलब क्या है? लागू करना उस चीज़ को। अब बच्चे ने नॉलेज प्राप्त कर ली, उसको ज्ञान मिल गया उस चीज़ के बारे में। दूसरे चरण में हमने समझ भी लिया कि वो चीज़ है क्या। अब बच्चा वो चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करेगा। बच्चे ने समझ लिया कि एप्पल होता है, लाल कलर का होता है, फ्रूट होता है, खा सकते हैं। अब तीसरे चरण में क्या करेगा? वो उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करेगा। लागू कैसे करेगा? जब भी वो मार्केट जाएगा मम्मी के साथ में, उसको वो लाल कलर का फ्रूट दिखेगा तो वो क्या कहेगा? मम्मी देखो वो एप्पल है, मुझे वो एप्पल चाहिए, मैं उसको खाऊंगा, वो मेरी बॉडी में काफ़ी सारे फायदे दे सकता है। उसने वो चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने बच्चे को बताया भाई अगर मेरे को बच्चे को है ना सिखाना है, प्लस माइनस सिखाना है, तो सबसे पहले मैं उसको 1 2 3 4 सिखाऊंगी ना। तो सबसे पहले मैंने उस चीज़ का ज्ञान दिया उसको, 1 2 3 4 ये सब सिखाया,
ठीक है। फिर दूसरे चरण में हमने क्या देखा था, समझ का स्तर था, है ना। समझ वाले में हमने क्या देखा, हमने बच्चे को उस चीज के बारे में अब समझाने की कोशिश करी, उसके अंदर वो समझ डेवलप करी। तो 1 2 3 4 गिनती सिखा दी। गिनती सिखाने के बाद में अब मैं उसको समझाऊंगी कि ONE 1 होता है, TW 2 होता है, 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 1 और 1 मिला के 2 चीजें होती है, 3 का मतलब 1 1 और 1 मिला के होता है। ऐसे फिर मैं उसको चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब तीसरे चरण में क्या होगा, उस चीज को वो अप्लाई करेगा अपने जीवन में। कैसे अप्लाई करेगा, जब भी वो दुकान पे जाएगा कोई चीज खरीदने के लिए तो बोलेगा कि मुझे 2 चॉकलेट दे दो, तो 2 चॉकलेट में वो कैसे काउंट करेगा, 1 + 1 2 होता है। जो मैंने उसको प्लस माइनस सिखाया था अब वो चीज अपने जीवन में अप्लाई कर लेगा। तो दुकान पे जाके उसने बोला 2 चॉकलेट दे दो, तो 1 और 1 मिला के 2 हो गए, तो उसका कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो गया, उसने चॉकलेट भी ले ली, उसको समझ में भी आ गया, कर लिया अप्लाई यहाँ पे। तो तीसरा चरण क्या कहते हैं ब्लूम, कि अब जब आपने उस चीज को समझा भी दिया बच्चे को, तो अब वो चीज उसको ऐसा बनाओ कि वो उस चीज को अपने जीवन में लागू करे, उसको अप्लाई करे। तो ये तीसरा चरण था आपका एप्लीकेशन करना, ठीक है। फोर्थ चरण क्या कहता है, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना। अब ब्लूम्स क्या कहते हैं, भाई आपने बच्चे को है ना ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दी। दूसरे चरण में बच्चे को वो चीज के बारे में समझा भी दिया। तीसरे चरण में एप्लीकेशन भी हो गया, उसका लागू भी कर लिया उसने अपने जीवन में। अब क्या करो, अब उसको वो चीजें समझ में तो आने लगी है, लेकिन अभी भी उसकी इतनी महारत हासिल नहीं हुई है उस टॉपिक के अंदर। अब क्या करो, फोर्थ चरण में एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करके उसको वो चीजें समझाने की कोशिश करो। अब आप 2 पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो। एक फोर्थ वाला चरण कहता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के बारे में, 5वां चरण कहता है आपका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के बारे में। एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो उनको आराम से समझ में आ जाते हैं। अब ये विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब क्या है, यहाँ पे विश्लेषण का मतलब है कि कोई भी चीज है ना, सपोज आई हैव दिस पेन, ठीक है, मेरे को आपको सिखाना है कि ये एक पेन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई पेन के सबसे पहले विश्लेषण का मतलब बताती हूँ। विश्लेषण मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताना। मैंने बोला ये पेन है, तो मैं पेन आपको पहले दिखाऊंगी नहीं, पहले मैंने दिखाया कि ये कैप होती है, उसकी रिफिल निकाल के दिखाऊंगी कि ये रिफिल होती है, उसमें से इंक दिखाऊंगी कि इंक होती है, ठीक है, उसकी मैं बॉडी निकाल के दिखाऊंगी पेन की कि बॉडी होती है, और फिर वो सारे पार्ट्स रख के मैं आपको बताऊंगी कि ये पेन है, ठीक है। तो किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको समझाना। भाई मैं आपको कहती हूँ ना काफी बार कि भाई आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको पूरा सवाल एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश करो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई अगर हार्ड चैप्टर है, हार्ड आंसर है जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसको 2-2 लाइन पढ़ पढ़ के याद करो। पहले हम बचपन में क्या करते थे, जब स्कूल में थे तब तो सिर्फ रटने का काम होता था हमारा, तो अगर 5 लाइन का क्वेश्चन है तो हम उसको 5 बार पढ़ पढ़ के याद करते थे। पहले एक लाइन को रटेंगे, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को। तो क्या किया, यहाँ पे उस पूरे आंसर को छोटे छोटे 5 लाइन के टुकड़ों में बांट लिया, तो वो आसानी से याद हो गया हमको। तो यही मतलब होता है विश्लेषण का, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो अब ब्लूम्स क्या कहते हैं, भाई चीजें समझ ली है ना, अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, अब क्या करो, बच्चे को और गहरी जानकारी देने के लिए उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझाने की कोशिश करो। मेरे को अगर आपको एक सेंटेंस सिखाना होगा, या मेरे को अगर आपको इंग्लिश सिखानी होगी, तो मैं पहले आपको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिखाऊंगी। मेरे को सिखाना है माई नेम इज हर्षिता, ठीक है। पहले मैं आपको माय का मतलब बताऊंगी, फिर नेम का मतलब बताऊंगी, फिर इज का मतलब बताऊंगी, फिर हर्षिता बताऊंगी। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों को मतलब बता के, छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ जोड़ के आप एक पूरा सेंटेंस बना लोगे। तो ये होता है विश्लेषण करना, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ के समझना, ठीक है। अब इसका ही उल्टा होता है आपका संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। सिंथेसिस विश्लेषण में क्या देखा था, एनालिसिस में क्या देखा था, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना। संश्लेषण क्या होता है, वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने उस चीज को तोड़ा है, अब उसको जोड़ के एक बना के फिर समझना। जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको कैप के बारे में बताया, मैंने आपको रिफिल के बारे में बताया, मैंने आपको पेन की बॉडी के बारे में बता दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सारी चीजें बता दी। अब सारी चीजों को जोड़ के एक बना के मैंने तैयार कर दिया और बोला कि लो ये पेन होता है। उसमें आपका कैप भी आ गया, आपकी रिफिल भी आ गई, आपकी इंक भी आ गई, आपकी बॉडी भी आ गई, सब कुछ आ गया, और उसको मिला के मैंने बना दिया कि ये एक पेन होता है, दिस इज अ पेन, ठीक है। इस तरीके से आपको संश्लेषण भी समझ में आ गया, आपको विश्लेषण भी समझ में आ गया। तो अब ये ब्लूम्स का कहना है कि बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के चीजें समझाओ, ताकि उसको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके उसको समझाओ। सेंटेंस सिखाया, माय नेम इज हर्षिता राठौर, पहले तोड़ तोड़ के सिखाया पूरा, फिर एक पूरे सेंटेंस को जोड़ के सिखा दिया, माय नेम इज हर्षिता राठौर।
ठीक है, तो तोड़ तोड़ की चीजें भी सीख ली, जोड़ जोड़ की चीजें भी सीख ली, संश्लेषण भी हो गया, विश्लेषण भी हो गया। लास्ट जो आपका 6th स्टेप था वो क्या था? मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन करना। अब ये मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब है इवेल्युएशन इज द एबिलिटी टू कम अप विद जजमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि मूल्यांकन अवधारणाओं के महत्व के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता है। जैसे कि एक व्यापारी उत्पादों को बेचने का सबसे कुशल तरीका चुनता है। अब या फिर छोड़ो इसको, तो मैं मेरे तरीके से समझाती हूँ आपको। इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजों को तोड़ तोड़ के समझ लिया, चीजों को जोड़ जोड़ के समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चा क्या करेगा, खुद से उस चीज का इवेल्युएशन करने की कोशिश करेगा, खुद से उस चीज का मूल्यांकन करने की कोशिश करेगा। कैसे? कोई भी चीज है, अगर मैं कोई भी टॉपिक आपको सिखा रही हूँ और मैंने कह दिया कि इस पे आप कल अपने घर से खुद पढ़ के आना, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको, आप मेरे को कल स्कूल में आके खुद पढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, घर पे जाओगे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, कुछ आपको 2-4 वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो अंडरलाइन करोगे, गूगल पे जाके मतलब उसका ढूंढोगे, है ना। तो पूरा आप क्या करोगे, मूल्यांकन कर रहे हो, कितना मेरे को समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मूल्यांकन कर लोगे, बस वही होता है मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन करना। तो ये 6 चरण बताए थे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर से इजीली समझा दूंगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप हमने देख लिया था, इवेल्युएशन करना। जब बच्चा खुद से खुद की चीजों पे मूल्यांकन करने लग जाता है, कितना उसको समझ में आया, कितना उसको समझ में नहीं आया, वो सबसे हाईएस्ट चरण होता है कि भाई अब उसका दिमाग का पूरा विकास हो चुका है, क्योंकि खुद की गलतियां खुद ही निकाल रहा है, खुद की अच्छाइयां खुद ही निकाल रहा है, ठीक है। और नॉलेज वाला जो है वो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एक जो पॉइंट है उसको रीड करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान डेटा और या फिर जानकारी को याद करने की क्षमता है। नॉलेज इज द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा और इंफॉर्मेशन। अब ज्ञान वाले चरण में बच्चे की बुद्धि जो है वो अभी तक विकास नहीं हुआ है उसका, वो सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करेगा। एप्पल होता है बनाना होता है, एप्पल होता है बनाना होता है, बस रटने की कोशिश करेगा। अभी समझने की तो बुद्धि नहीं है ना, समझ तो दूसरे चरण में आएगी। पहले चरण में तो सिर्फ वो ज्ञान लेगा उस चीज के बारे में, ठीक है। फिर दूसरे चरण में हमने देखा था समझ। अब उसको पता चल गया एप्पल और बनाना जैसी कोई चीज होती है इस दुनिया में। अब हम उसको समझाएंगे कि एप्पल फ्रूट होता है, लाल कलर का होता है, बनाना भी फ्रूट होता है, इसको भी हम खा सकते हैं, ठीक है। तो समझ का चरण क्या कहता है? कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। अब जो आपको पता चल गया, नोन यानी कि आपने जान लिया, जानकारी मिल गई पहले चरण में आपको उस चीज के बारे में। दूसरे चरण में आपका आ गया समझ का स्तर। अब आपने उस चीज के बारे में समझने की कोशिश करी, तो यही होता है आपका समझ का स्तर। क्या कहता है? समझ ज्ञात चीजों का अर्थ समझाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब वो चीज के बारे में समझ में मिल गई। चलते हैं तीसरे चरण पे। थर्ड स्टेप क्या कहता है? अनुप्रयोग करना, एप्लीकेशन करना। अब उस चीज को जो समझ लिया उसको लागू करना अपने जीवन में। कैसे? एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज और यूज नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन या फिर रियल सिचुएशन। अनुप्रयोग एक नई स्थिति में ज्ञान का प्रयोग या फिर उपयोग करने की क्षमता होती है। जो ज्ञान आपने याद करा था पहले चरण में, दूसरे चरण में जो आपने समझा था, तीसरे चरण में उसी ज्ञान का क्या करोगे? अनुप्रयोग करोगे, एप्लीकेशन करोगे अपने जीवन के अंदर, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। रिफर द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट एंड ऑप्शंस, यानी कि यह तथ्यों और राय में अंतर करने की क्षमता को संदर्भित करता है। या फिर आप है ना सिंपल भाषा में समझ सकते हो, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना, ठीक है। फिर संश्लेषण का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस इज द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट और कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ साउंड पैटर्न और स्ट्रक्चर सो अ न्यू मीनिंग कैन बी इस्टेब्लिश्ड। यानी कि संश्लेषण एक मजबूत प्रारूप या संरचना बनाने के लिए विभिन्न तत्वों या अवधारणाओं को एकीकृत करने की क्षमता है, जिससे कि एक नया अर्थ स्थापित किया जा सके। अब जो हमने छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को जो है ना तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करी थी, अब हम उसको एक करके, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारी अवधारणाओं को एकीकृत करने की क्षमता जो है उसको हम संश्लेषण कहते हैं। सारी चीजों को जोड़ के फिर समझने की कोशिश करो तो और डेप्थ में जाके चीजें समझ में आएगी, ठीक है। फिर लास्ट चरण था आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जो कि क्या कहता है? मूल्यांकन अवधारणाओं के महत्व के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता है। इवैल्यूएशन इज द एबिलिटी टू कम अप विद जजमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि फिर अपने ही जजमेंट बनाना किसी चीज के ऊपर कि ये मेरी अच्छाई है, ये मेरी बुराई है, ठीक है। जब आप अपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इन डेप्थ में समझने लग जाओगे तब आपका इवैल्यूएशन का चरण आता है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा।
नॉलेज यानी कि सिर्फ बच्चे को ज्ञान देना उस चीज़ के बारे में, कॉम्प्रीहेंशन उस चीज़ की समझ देना बच्चे को, एप्लीकेशन उसको अप्लाई करवाना जीवन में, एनालिसिस यानी कि उसका है ना विश्लेषण करना, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करना, इवैल्यूएशन यानी कि उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, आई होप ये 6 चरण आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में काफ़ी बार ये 6 चरण को जमाने के लिए बोलते हैं, तो कैसे जमाओगे? नॉलेज सबसे पहला चरण है आपका, याद रखना है। पहला चरण यानी कि सबसे निचला लेवल है आपका। अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रीहेंशन दूसरा चरण है आपका। फिर बच्चे की बुद्धि का विकास होगा तो फिर वो चीज़ को अप्लाई करेगा जीवन में, वो तीसरा चरण आता है। फिर विश्लेषण करके समझेगा 4th चरण में। फिर संश्लेषण करके एकीकृत करके सारी चीज़ों को समझेगा 5वें चरण में। और फिर मूल्यांकन करेगा चीज़ों का खुद से ही आपके लास्ट यानी कि 6th चरण में, जो कि आपका सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ अफेक्टिव डोमेन का और साइकोमोटर डोमेन का, लेकिन इन दोनों को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए बर्डन हो जाए एक ही क्लास में, तो मैं एक ही क्लास में सारा कुछ ऐसे निपटा के भागना नहीं चाहती हूँ, आराम आराम से पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन क्या है मैंने आपको बता ही दिया था। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है बच्चों के अंदर भावनाओं को जगाना। इसके आपके टोटल 5 चरण आते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, फिर आता है वैल्यूइंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है आपका कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, और एक है आपका साइकोमोटर डोमेन यानी कि बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना, है ना, बच्चे के अंदर स्किल्स को सिखाना, उसको फिजिकल एक्टिविटीज करवाना ताकि वो है ना स्किल्स को सीख सके और अपने जीवन को यापन कर सके। इसके भी कुछ चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या फिर ओरिजिनेशन, फिर आता है आपका अडॉप्शन, फिर आता है आपका रिस्पॉन्स, फिर आता है आपका मैकेनिज्म, एक आता है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स, एक आता है आपका सेट, एक आता है आपका परसेप्शन, या फिर इसके कुछ है ना अदर नाम भी है जो कि सिंपल है, आपसे वो समझ में आ जाएंगे। वो दूसरे नाम मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्लाइड में लेकर आई हूँ, उसके अंदर है, ये है आपके दूसरे नाम। सबसे पहले आता है आपका इमिटेशन, है ना, इन चरणों को हम पढ़ेंगे, वो वाले चरण नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका इमिटेशन करना, फिर आता है मैनिपुलेशन करना, फिर आता है हमारा प्रिसीजन करना, फिर आता है हमारा आर्टिकुलेशन करना, और फिर आता है आपका नेचुरलाइजेशन करना। ये 5 चरण आते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल है, अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल है, साइकोमोटर डोमेन में भी 5 लेवल आते हैं आपके। ठीक है, इन दोनों जो आपके डोमेन्स हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज की पार्ट में हमने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही देखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा आज की क्लास में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में देखा कि एक टीचर जो है बच्चे के अंदर किस तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो कर सकती है। फिर हमने देखा कि गांधी जी ने 3H के बारे में बात करी थी, 3H फॉर्मूला दिया था कि इस 3H फार्मूला का यूज करके हम बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या होता है ना, एक तो है आपका H का मतलब हेड, एक है हार्ट, एक है हैंड। ठीक है, बच्चे के दिमाग का विकास करना है, बच्चे के इमोशंस का विकास करना है, बच्चे के अंदर जो हैंड का मतलब है उसके अंदर है ना स्किल्स का यानी कि कौशल का विकास करना है। ठीक है, इसी चीज के ऊपर अप्लाई करके ब्लूम्स ने अपना पूरा वर्गीकरण दिया है, जहां पे उन्होंने 3 डोमेन्स की बात करी है। कॉग्निटिव डोमेन जो कहते हैं कि दिमाग का विकास करना है, बच्चे के अंदर अफेक्टिव डोमेन जो कहते हैं बच्चे के अंदर इमोशंस जगाने हैं, और साइकोमोटर डोमेन में कहते हैं कि बच्चे के अंदर हमको कौशल का विकास करना है। आज की क्लास में हमने देखा कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, जहाँ पे हमने 6 चरण देखे, इसके 6 चरण बताए हैं बेंजामिन ब्लूम ने। सबसे पहला और जो सबसे लोवेस्ट लेवल है वो आता है आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान बच्चे को देना। दूसरे चरण में हमने देखा कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग, अब बच्चे को उस चीज के बारे में समझाना, जो ज्ञान दे दिया उसको चीज के बारे में समझाना दूसरे चरण में। तीसरे चरण में हमने देखा अनुप्रयोग करना यानी कि उस चीज को अब अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तब बच्चा उस चीज को और अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, 4th चरण में और 5th चरण में हमने क्या देखा, 4th में देखा एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना, और 5th चरण में हमने देखा संश्लेषण करना यानी कि सिंथेसिस, चीजों को एकीकृत करके फिर समझने की कोशिश करना, और लास्ट चरण आता है आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। ठीक है, ये सारा कुछ हमने आज की क्लास में देखा है। अगला पार्ट में हम देखेंगे अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन, जिसके 5-5 पॉइंट्स है, काफी ईजी है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट करके बेशक पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।